कभी कभी हमारे ब्रेन के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मली होने लगती है और उसके कारण हमारा बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। स्ट्रक्चरल कॉज जैसे कि आपके सर को कोई बड़ी इंजरी हो गई, ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर बन गई है, स्ट्रोक जैसी सिचुएशन। इट इन्वॉल्व्स बोथ हेमिस्फीयर, मतलब हमारे ब्रेन के दो हेमिस्फीयर है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। हेलो चैंपियंस, फार्मेसी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी। पहले पार्ट में 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, इस पार्ट में और 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक्सप्लेन द इटियोलॉजी, टाइप्स एंड पैथोजेनेसिस ऑफ एपिलेप्सी। तो ये क्वेश्चन जो है एपिलेप्सी से आया है। एपिलेप्सी को हिंदी में कहते हैं मिर्गी। कभी कभी हमारे ब्रेन के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मली होने लगती है और उसके कारण हमारा बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो कहीं ना कहीं पे डिस्टर्ब होती है, एंड दैट कंडीशन इज नथिंग बट एपिलेप्सी। सो एपिलेप्सी इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वेयर द ब्रेन शोज एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। एक ऐसी डिसीज कंडीशन जहाँ पे आपके ब्रेन के अंदर के न्यूरॉन जो है एबनॉर्मली बिहेव करने लगते हैं, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, दैट लीड्स टू रिकरेंट सीजर। एक के बाद एक आपके बॉडी के अंदर झटके आने लगते हैं, अचानक से आप गिर जाते हैं, कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस होता है, बॉडी के अंदर कुछ वाइब्रेशंस, कुछ ट्रिमर्स जैसी मूवमेंट क्रिएट होती है, एंड दैट इज नथिंग बट एपिलेप्सी। अब एपिलेप्सी के पीछे कॉजेस क्या है? पहला कॉज है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर मतलब आपके डीएनए के अंदर, आपके जीन्स के अंदर कुछ तो म्यूटेशंस आए हैं जिसके कारण ये एबनॉर्मल इफेक्ट आपके बॉडी के अंदर आ सकता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी, आपके घर में अगर आपके डैड को, मॉम को अगर एपिलेप्सी का कोई इवेंट इससे पहले हो चुका है तो उनके डीएनए के अंदर जो एपिलेप्सी के कैरेक्टर है वो कुछ कैरेक्टर आपके बॉडी में आ सकता है। तो पहला फैक्टर होता है जेनेटिक रीजन। दूसरा है द स्ट्रक्चरल कॉज, जैसे कि आपके सर को कोई बड़ी इंजरी हो गई, ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर बन गई है, स्ट्रोक जैसी सिचुएशन है, ब्रेन हिमोरेज है, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, या ब्रेन को ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है। ऐसी सिचुएशंस में आपको सीजर्स या एपिलेप्सी के अटैक आ सकते हैं। कंजेनिटल मालफॉर्म, ब्रेन मालफॉर्मेशंस, कभी कभी बचपन में ही ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होते हैं तो उसे हम कहते हैं कंजेनिटल ब्रेन मालफॉर्मेशंस। तो ये कुछ रीजंस है जिसके कारण हमें एपिलेप्सी का अटैक आ सकता है। इन्फेक्शियस कॉजेस में मेनिंजाइटिस, कभी कभी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे पिया मैटर, डोरा मैटर, अराक्नोइड मैटर के अंदर एंटर करता है तो मेनिंजिस का इन्फेक्शन क्रिएट होता है। एनसेफेलाइटिस, ब्रेन के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन होता है उसके कारण जो इन्फ्लामेशन क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड एज एनसेफेलाइटिस। तो ये दो कॉजेस है जिसके अंदर एक था स्ट्रक्चरल एंड दूसरा था इन्फेक्शियस। फिर आता है मेटाबॉलिक रीजन। अगर आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज की लेवल बहुत कम हो गई या फिर कैल्शियम की लेवल बहुत डिक्रीज हो गई, यूरिक एसिड की लेवल ब्लड के अंदर अगर बढ़ जाती है या फिर आपका लीवर खराब हो जाता है तो ऐसे सिचुएशंस में भी एपिलेप्सी का अटैक जो है वो ट्रिगर हो सकता है। कुछ कुछ केसेस में इम्यून रिएक्शन भी हो सकती है, जैसे कि ऑटो इम्यून एनसेफेलाइटिस। आपके एंटीबॉडीज अगर आपके ब्रेन के ऊपर अटैक कर देते हैं तो इससे ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है, उसके कारण भी ये दिक्कत क्रिएट होती है। कुछ कुछ केसेस में कॉज पता ही नहीं होता, कॉज इज टोटली अनआइडेंटिफाइड अनआइडेंटिफाइड। कुछ कुछ डिसीज कंडीशन मतलब कुछ कुछ एपिलेप्सी के अटैक्स ऐसे भी होते हैं जिसका कॉज हमें पता ही नहीं, उसे हम इडियोपैथिक कॉज भी कहते हैं। सो दीज आर दी सम कॉजेस ऑफ द एपिलेप्सी की एपिलेप्सी आपकी बॉडी के अंदर आता कैसे है। अब इसके टाइप्स, पहला है फोकल एपिलेप्सी जिसे पार्शियल सीजर और पार्शियल सीजर भी बोलते हैं। तो फोकल सीजर जो है वो जनरली स्टार्ट इन वन एरिया ऑफ द ब्रेन, या आपके ब्रेन के किसी भी एक एरिया में शुरू हो जाता है। दूसरा है, अब इसके कुछ टाइप्स हैं, सिंपल फोकस सीजर एंड कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर। तो जो सिंपल फोकल सीजर है इसमें आपकी कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होगी, आप कॉन्शियस रहेंगे, समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली आपके बॉडी के साथ क्या हो रहा है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर है इसमें दिक्कत होती है, आपकी कॉन्शियसनेस कुछ समय के लिए डिस्टर्ब होती है, आपकी अवेयरनेस कुछ समय के लिए चली जाती है। तो ये फोकल सीजर के दो टाइप्स हैं, सिंपल एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स। फिर आता है जनरलाइज सीजर। इट इन्वॉल्व्स बोथ हेमिस्फीयर, मतलब हमारे ब्रेन के दो हेमिस्फीयर है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अगर ये सिर्फ आपके एक साइड में होता है, किसी एक साइड में, लेफ्ट और राइट,
तो उसे हम बोलेंगे सिंपल फोकल सीजर। लेकिन अगर वो दोनों साइड में हो रहा है तो उसे हम कहेंगे जनरलाइज सीजर। इसमें पहला टाइप है टोनिक क्लोनिक सीजर, इसे ग्रैंड माल एपिलेप्सी भी बोलते हैं। दूसरा है एब्सेंट सीजर, इसे पेटिट माल एपिलेप्सी भी बोलते हैं। अब ग्रैंड माल सीजर जो है, इसमें आपकी बॉडी कुछ समय के लिए स्टिफ हो जाती है, उसके अंदर वाइब्रेशंस आते हैं, ट्रिमर्स आता है जिसे हम जर्किंग बोलते हैं। एब्सेंट सीजर में क्या होता है, आप कुछ समय के लिए स्टक हो जाते हैं, एक जगह पे देखते रहता है एंड फिर आपकी अवेयरनेस वापस आ जाती है। दैट इज कॉल्ड एज एब्सेंट सीजर विच इन्वॉल्व्स स्टेरिंग स्पेल्स। मायोक्लोनिक सीजर में सडनली आपके मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, और टोनिक सीजर में सडन लॉस ऑफ मसल टोन, अचानक से आपके मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करना बंद करता है। टोनिक क्लोनिक सीजर में आइदर ओनली स्टिफनिंग, एक तो स्टिफनिंग हो सकती है या फिर जर्किंग हो सकती है। तो ये कुछ टाइप्स है जो एपिलेप्सी के अंडर आता है। पहला टाइप हमने देखा फोकल सीजर, दूसरा देखा जनरलाइज सीजर, उसके अंदर सब टाइप्स है टोनिक क्लोनिक, एब्सेंट सीजर, मायोक्लोनिक और टोनिक, एंड टोनिक और क्लोनिक सीजर। तो इसका पैथोजेनेसिस कैसे होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जेनेटिक कॉज है, ट्रॉमा है, इन्फेक्शन है, कोई ट्यूमर है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, इनके कारण आपके ब्रेन के अंदर के न्यूरॉन कुछ समय के लिए अनइंस्टेबल हो जाता है, उनके अंदर की स्टेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और इसी के कारण वो ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज हाइपर एक्साइटेबिलिटी। और ये हाइपर एक्साइटेबिलिटी जो है, ये आगे जाके एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करती है। तो ये एबनॉर्मल एक्टिविटी सराउंडिंग न्यूरॉन्स को अफेक्ट करती है, वो भी हाइपर एक्टिव हो जाता है, एंड इसी के कारण आगे जाके सीजर्स क्रिएट होता है। दैट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ सीजर। मतलब कोई तो एक पॉजिटिव फैक्टर है जो हमारे न्यूरॉन को हाइपर एक्साइट कर देता है, इस एक्साइटमेंट को स्प्रेड कर देता है, और ये एक्साइटमेंट जो है ये आपके पूरे ब्रेन के न्यूरॉन को अफेक्ट करती है, और यहाँ से सीजर का अटैक शुरू होता है। सो दिस इज द पैथोजेनेसिस ऑफ सीजर। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन कैंसर, डिस्कस इन डिटेल इट्स पैथोजेनेसिस। कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। आपके बॉडी का कोई भी टिश्यू ले लो, उसके अंदर के सेल अगर अनकंट्रोल्ड तरीके से ग्रो होने लगते हैं तो आपके बॉडी के अंदर कैंसर डेवलप होने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। दीज सेल्स इग्नोर नॉर्मल सिग्नल्स दैट कंट्रोल सेल ग्रोथ एंड डेथ। ये जो प्रोसेस है, इसमें नॉर्मल सेल ग्रोथ जो है वो अफेक्ट हो जाती है। अब प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो होती है, कि जो सेल हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, बॉडी उसे कुछ भी करके किल कर देती है। उसके अंदर एक प्रोसेस होती है एपोप्टोसिस, एक और प्रोसेस होती है नेक्रोसिस। लेकिन कैंसर की केस में प्रॉब्लम क्या है, आपकी जो सेल है, अगर बॉडी उसे मारने की कोशिश भी करती है तो वो सेल उसे रिस्पॉन्ड करती ही नहीं, उसका डिवीजन जो है अनकंट्रोल तरीके से होता रहता है, एंड दैट इज नथिंग बट कैंसर। अब कैंसर सेल्स कैन इन्वेड नियरली एवरी टिश्यू एंड स्प्रेड टू द डिस्टेंट ऑर्गन। मतलब ये आपके जिस भी ऑर्गन में कैंसर शुरू होता है, ये आजू बाजू में फैल जाता है, और धीरे धीरे करके आपके ईच एंड एवरी ऑर्गन में भी स्प्रेड होता है। दिस स्प्रेड इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। जब कोई कैंसर आपके बॉडी के अंदर फैलने लगता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटास्टेसिस। इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ये आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, एंड फॉर्म अ मास कॉल्ड एज ट्यूमर। इससे आपके बॉडी के ऊपर एक कुछ ट्यूमर क्रिएट होती है। एक्सेप्ट इन ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर को छोड़ के बाकी सारे कैंसर में आपके बॉडी के अंदर ट्यूमर क्रिएट होती है। ब्लड कैंसर का बेस्ट एग्जांपल है ल्यूकेमिया। कैंसर अकर्स ड्यू टू डैमेज टू म्यूटेशंस इन डीएनए ऑफ द सेल। कैंसर तब होता है जब आपके सेल के अंदर का डीएनए जो है, सेल के अंदर का जो डीएनए है किसी रीजन से डैमेज हो चुका है, उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट आया है, तब जाके आपके बॉडी के अंदर कैंसर डेवलप होता है। दैट मीन्स अगर इसके पीछे कॉजेस क्या है, अगर ये हम डिस्कस करें, तो पहला पॉइंट आता है जेनेटिक म्यूटेशन। आपके जीन्स के अंदर, आपके डीएनए के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आया है। फॉर एग्जांपल, ब्रेस्ट सेल्स के जीन्स में होता है BRCA1/2 जीन। इस जीन के अंदर अगर कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होता है। रेडिएशन एक्सपोजर, अगर आप किसी रेडिएशन को ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं
यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, तो कैंसर डेवलप हो सकता है। कुछ केमिकल होते हैं इंडस्ट्री में, लेबोरेटरीज में। फॉर एग्जांपल टोबैको स्मोकिंग करेंगे तो भी कैंसर होता है, एस्बेस्टॉस से भी कैंसर होता है। केमिकल लेबोरेटरी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बेंजीन है, इससे भी कैंसर डेवलप होता है। तो ये केमिकल्स हम इजीली स्किन के कांटेक्ट में नहीं आने दे सकते। इन्फेक्शंस में वायरस है, जैसे कि एचपीवी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, इनके कारण भी धीरे धीरे कैंसर डेवलप हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, पुअर लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ईटियोलॉजी जब आपके एग्जाम में आपको पूछेंगे तो आप इन फैक्टर्स को वहाँ पे लिख सकते हैं। अब पॉइंट ये है, कैंसर के अलग अलग टाइप्स कौन से हैं, कैटेगरीज क्या है। पहली है कार्सिनोमा। जब आपके स्किन सेल्स में या फिर ऑर्गन्स के लाइनिंग्स में जब कैंसर डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड एज कार्सिनोमा। तो हमारे इपिथेलियल सेल्स में जब भी कैंसर डेवलप होगा, दैट इज कार्सिनोमा। एग्जाम्पल लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर, ये सारे कैंसर जो है ये एपिथेलियल सेल्स के अंडर आते हैं। फिर आता है सार्कोमा, मेनली हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर, जैसे कि बोन्स में, मसल्स में, कार्टिलेज, फैट मॉलिक्यूल्स, आपके बॉडी का एडिपोज टिश्यू, इस एरिया में जब कैंसर डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड एज सार्कोमा। एग्जाम्पल ऑस्टियोसार्कोमा, इसे बोन कैंसर बोलते हैं। लिपोसार्कोमा, इसे एडिपोज टिश्यू का कैंसर बोलते हैं। ल्यूकेमिया फेमस है, आपके ब्लड के अंदर जब कैंसर डेवलप होगा, आपका बोन मैरो डैमेज होगा, तो उसे बोलते हैं ल्यूकेमिया। एग्जाम्पल एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, इसमें आपके डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन की प्रोसेस अफेक्ट होती है, आपका बोन मैरो डैमेज हो जाता है। इसमें कोई भी सॉलिड ट्यूमर नहीं होती है, सारे सेल्स ब्लड सर्कुलेशन में घूमते हैं एंड ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। तो ये जनरली आपके ब्लड के अंदर स्प्रेड होता है। इसमें एक और एग्जांपल है लिम्फोमा, जब आपके लिम्फेटिक सिस्टम में कैंसर स्प्रेड होता है, जैसे कि लिम्फ नोड्यूल्स में एंड स्प्लीन में, तो उसे बोलते हैं लिम्फोमा। उसके टाइप्स भी हैं, हॉकिंग लिम्फोमा है एंड दूसरा है नॉन हॉकिंग लिम्फोमा। फिर आता है माइलोमा। अगर आपके प्लाज्मा सेल्स के अंदर कोई कैंसर डेवलप होता है, देन इट इज माइलोमा। प्लाज्मा सेल्स कहाँ से आते हैं, आपने बी लिम्फोसाइट्स का नाम सुना होगा। बी लिम्फोसाइट्स मेमोरी बी सेल्स एंड प्लाज्मा बी सेल्स बनाते हैं। एंड ये जो प्लाज्मा बी सेल जो है, ये एंटीबॉडी बनाती है आईजीजी, आईजीए, आईजीएम एंड आईजीई। सो अगर आपके प्लाज्मा सेल्स के अंदर कोई कैंसर डेवलप होता है, तो उसका एक एग्जांपल है मल्टीपल माइलोमा, जिसके कारण कैंसरस प्लाज्मा सेल्स बनते हैं जो आगे जाके आपके ऑटो इम्यून रिएक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आता है मेलानोमा। अगर आपके मेलानोसाइट्स में कैंसर डेवलप होता है, विच इज कॉल्ड एज स्किन कैंसर, उसे बोलते हैं मेलानोमा। जिसमें क्या होता है, आपकी स्किन के अंदर जो मेलानोसाइट है, जो आपकी स्किन का पिगमेंटेशन कंट्रोल करता है, उनके अंदर अगर कैंसर डेवलप होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेलानोमा। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, आपकी नॉर्मल सेल है, कोई भी सेल ले लो बॉडी की, उसके अंदर डीएनए होता है। अगर इस डीएनए के अंदर कोई म्यूटेशन आ जाता है, तो उसकी सेल डिवाइड होने की जो कैपेसिटी है, उसका कंट्रोल वो लॉस कर देती है। और जब सेल अपने सेल डिवीजन को कंट्रोल करना छोड़ देती है, तो वहां से जाके कैंसर डेवलप होता है। वो सेल अनगिनत फॉर्म में बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाती है एंड इट विल लीड्स टू ट्यूमर फॉर्मेशन। मतलब 1 से 2 सेल्स बनने चाहिए थे, 2 की जगह 4 बन गए, 4 की जगह 8 बन गए। तो इस तरीके से वहां पे एक ट्यूमर क्रिएट होती है और ये ट्यूमर आजू बाजू में फैलने लगती है, बाजू के टिश्यूज को डैमेज क्रिएट करती है और इसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। तो ये एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस शुरू कर देती है। उससे उसको ब्लड सर्कुलेशन मिलता है और उस ब्लड सर्कुलेशन को यूज करके वो और सेल्स को डिवाइड करने लगती है और इससे होता है आगे जाके मेटास्टेसिस, जिसमें ये कैंसर बाकी ऑर्गन्स में फैलने लगता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, सिंपल है, आपकी स्किन का कलर चेंज होने लगेगा, आपका वेट लॉस हो जाएगा, अचानक से आपको थकान आने लगेगी, फीवर होगा, पेन होगा, आपके बॉडी में छोटे छोटे लम्प्स क्रिएट होंगे, ब्लीडिंग होने लगेगा, डिस्चार्ज होगा,
आपको कफ होने लगेगा, तो ये सारे कैंसर के सिम्टम्स हैं। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। कैंसर स्प्रेड भी हो जाता है, ऑर्गन को भी फेल करता है। इन्फेक्शंस ड्यू टू लो इम्यूनिटी, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो आपको अदर इन्फेक्शंस होने लगते हैं, ब्लीडिंग होने लगता है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, आपका अचानक से वेट लॉस होता है। तो ये सारे कैंसर के कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब आप इसे ठीक कैसे करेंगे? पहली चीज़, सर्जरी, ट्यूमर को रिमूव कर सकते हैं, या फिर रेडिएशंस का यूज़ करके कैंसर सेल्स को किल कर सकते हैं। कीमोथेरेपी की मदद से साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को यूज़ करके कैंसर को मारा जाता है। इम्यूनोथेरेपी को यूज़ करके आपकी इम्यून सिस्टम को कैंसर को किल करने के लिए बूस्ट किया जाता है। हार्मोनल थेरेपी, इट इज़ यूज फॉर कैंसर्स लाइक ब्रेस्ट कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर। तो जनरली हार्मोनल थेरेपी जो है ब्रेस्ट कैंसर के लिए एंड प्रोस्टेट कैंसर के लिए ज़्यादा प्रेफर करता है। टारगेटेड थेरेपी में है ड्रग्स दैट ब्लॉक्स स्पेसिफिक कैंसर सेल्स मॉलिक्यूल। ये वो सेल्स होते हैं, ये वो ड्रग्स हैं जो स्पेशल कैंसर को ठीक करने के लिए बने हैं। ये सिर्फ उस ऑर्गन में जाके उस कैंसर की सेल को मारने का काम करेंगे। So this is all about the pathogenesis and the therapy of cancer. Now, pathophysiology of acute and chronic renal failure. अगर आपकी किडनी फेलियर की कोई केस है, फॉर एग्जांपल सडन किडनी फेलियर और क्रॉनिक रीनल फेलियर, ऐसे कंडीशन में क्या होता है एग्जैक्टली? पहली चीज, मेन ऑर्गन है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये ऑर्गन सिस्टम आपके अफेक्ट होने वाले हैं। इनका मेन काम है ब्लड को फिल्टर करना है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना है, बॉडी के अंदर वाटर की लेवल को, इलेक्ट्रोलाइट्स को, बॉडी पीएच को मैनेज करना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है एंड इरिथ्रोपोएटिन को सीक्रेट करके आरबीसीज को प्रोड्यूस करना है। मतलब आपके किडनी का काम सिर्फ ब्लड फिल्ट्रेशन नहीं है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट भी है, जो चाहिए वो बॉडी के अंदर रखना भी है। एंड आपके बॉडी के अंदर अगर ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है तो उसे बढ़ाने के लिए रेनिन को रिलीज करना है, आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए एरिथ्रोपोएटिन का सिक्रीशन करना है। ये सारे हमारे एक्यूट किडनी के फंक्शंस हैं। एंड अगर आपको एक्यूट और क्रॉनिक रीनल फेलियर हो जाता है तो ये सारे फंक्शंस आपके अफेक्ट होने वाले हैं। तो रीनल फेलियर का सिंपल सा मतलब यही है, आपकी किडनी जो है अपने फंक्शन को रोकने वाली है। वो एरिथ्रोपोएटिन को रिलीज नहीं करेगी, फिल्ट्रेशन का काम नहीं करेगी, रेनिन को रिलीज नहीं करेगी, सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन नहीं करेगी। तो इससे क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर अनवांटेड टॉक्सिन सब्सटेंसेस जो है वो बढ़ने लगेंगे और धीरे धीरे करके एक्यूट रीनल फेलियर शुरू हो जाएगा। तो एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो सडन होता है बट रिवर्सिबल है। इट इज रिवर्सिबल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। मतलब आपकी किडनी का फंक्शन जो है कुछ समय के लिए अगर अफेक्ट हो भी रहा है तो उसे आप ट्रीटमेंट के थ्रू फिर से रिवर्स कर सकते हैं विद इन आवर्स टू डेज। तो कुछ समय लगता है, कुछ दिन भी लगता है एक्यूट रीनल फेलियर होने के लिए। एकदम से ये डेवलप हो जाता है बट ट्रीट भी उतना ही जल्दी हो सकता है। अब इसके पीछे कॉजेस क्या है? एक है प्री रीनल कॉज, इसमें किडनी को ब्लड सप्लाई ठीक से हो नहीं रहा है। एग्जाम्पल, आइदर शॉक कंडीशन है, डिहाइड्रेशन हुआ है, हार्ट फेल्योर है। तो ऐसी बीमारी में जनरली आपके किडनी को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होता, उसके कारण किडनी फेल हो सकती है। इंट्रारीनल कॉज, कभी कभी किडनी के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि नेक्रोसिस जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें आपके नेफ्रॉन जो है वो धीरे धीरे करके डेड होने लगता है। पोस्ट रीनल कॉज, इसमें होता है ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिन फ्लो। अगर आपके किडनी के अंदर स्टोन्स है या आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो चुकी है तो ऐसे कंडीशन में यूरिन का जो फ्लो है कहीं ना कहीं पे रेस्ट्रिक्ट होता है। सो दीज आर सम इटियोलॉजिकल फैक्टर कि हमें क्रॉनिक किडनी फेलियर या फिर एक्यूट किडनी फेलियर क्यों हो रहा है। अब इसके पीछे पैथोजेनेसिस क्या है? एक तो शॉक कंडीशन, टॉक्सिन्स या ऑब्स्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें किडनी फेलियर को शुरू करती है। ब्लड फ्लो रुक जाता है, नेफ्रॉन इंजोर हो जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होता है और इससे आपके बॉडी में वेस्ट प्रोडक्शन, यूरिया एंड क्रिएटिनिन की लेवल बढ़ती है। आपके बॉडी में फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस, इनका इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो किडनी का मेन जो फंक्शन था, फ्लूइड को रिटेन करना, इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को कंट्रोल करना, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखना, यही अगर अफेक्ट हो रहा है तो अल्टीमेटली आपकी किडनी जो है
वो काम करना बंद करेगी, एक्यूट का कन्वर्जन आगे जाके क्रॉनिक में हो जाएगा। अब इसके सिम्टम्स क्या है? अचानक से यूरिन का आउटपुट जो है वो आपके बॉडी से कम हो जाएगा। आपके बॉडी में एक टाइप की स्वेलिंग आएगी जिसे हम एडेमा बोलते हैं। नौशिया क्रिएट होगा, वॉमिटिंग होने लगेगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, आपकी ब्रेथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। सो दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है? कॉम्प्लिकेशंस में आता है हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम की लेवल ज़्यादा है, या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, आपके बॉडी के अंदर एसिडिक कंटेंट बढ़ने लगता है। पल्मोनरी एडेमा, आपके लंग्स के अंदर स्वेलिंग आती है। यूरेमिया, यूरिक एसिड के लेवल बढ़ने से कन्फ्यूजन होता है, सीजर होता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं एक्यूट रीनल फेलियर के। तो इसे ट्रीट कैसे करेंगे? पहला है ट्रीट द कॉज। जिस रीज़न से आपके बॉडी के अंदर किडनी फेलियर की प्रोसेस शुरू हुई है उसके कॉज को पहले ठीक करो। अगर आपके बॉडी में इन्फेक्शन है तो आप उसे एंटीबायोटिक से ठीक करो। डिहाइड्रेशन है तो फ्लूइड का इंटेक बढ़ा दो। सो दीज आर दी सम टेम्पररी सॉल्यूशंस। करेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, पोटेशियम, सोडियम आयंस एंड पीएच। अगर ये एबनॉर्मल हो चुका है तो इनको बैलेंस करो। इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट कंज्यूम करो। डायलिसिस इफ सीवियर, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो आप डायलिसिस को प्रेफर कर सकते हैं। मॉनिटर यूरिन आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर। आपकी जो यूरिन का आउटपुट है एंड ब्लड प्रेशर है उसे कंटिन्यूसली मैनेज करो, कुछ कुछ मेजर करो कुछ कुछ टाइम पीरियड के बाद, दिन में 4 बार 5 बार, ताकि आपको पता तो चले आपके किडनी का फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जिनकी मदद से एटलीस्ट हम कंट्रोल तो कर सकते हैं कि हमें एक्यूट किडनी फेलियर हुआ है, और उसके लिए हमें इतने सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस अप्लाई करने हैं ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर क्रॉनिक किडनी फेलियर क्या है? जैसे एक्यूट था वैसे क्रॉनिक होता है। धीरे धीरे करके आपकी बॉडी जो है इरिवर्सिबली किडनी के फंक्शन को लॉस करने लगती है। आपकी किडनी धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फेल होने लगती है, परमानेंटली डैमेज होने लगती है, एंड दैट इज क्रॉनिक रीनल फेलियर। इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 60 ml पर मिनट से भी ज़्यादा होता है ओवर द पीरियड ऑफ मोर देन 3 months। मतलब आपकी किडनी 1 मिनट में 60 ml से भी कम ब्लड को फिल्टर करती है 3 मंथ से भी ज़्यादा टाइम पीरियड में। मतलब चलो मान लिया 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीना 2 महीना प्रॉब्लम है, लेकिन 3 महीने से भी ज़्यादा का टाइम हो जाता है जिसमें आपकी किडनी अगर काम नहीं कर रही है ठीक से, तो समझ लेना है आप क्रॉनिक किडनी फेलियर की ओर बढ़ चुके हैं। डायबिटीज मेलाइटिस, ओके, तो डेफिनेशन तो होगी। अब इसके पीछे कॉज क्या हो सकता है? कॉज हो सकता है डायबिटीज मेलाइटिस, विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी फेलियर। क्रॉनिक किडनी फेलियर के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, जिसमें ज़्यादा ग्लूकोज लेवल होने के कारण ये आपके किडनी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, वर्कलोड बढ़ाता है, जिसके कारण आपके किडनी के जो नेफ्रॉन्स है वो डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। कभी कभी आपके ग्लोमेरुलस के अंदर, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होता है, एक ग्लोमेरुल नाम का स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर कैपिलरीज होती है। अगर इन कैपिलरीज के अंदर इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन अगर क्रिएट होता है, दैट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर ये क्रॉनिक है तो इससे भी आपकी किडनी खराब हो सकती है। आपको पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज है, इसका मतलब क्या होता है? अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच फ्लूइड फिल्ड सिस्ट ग्रो इन द किडनी। एक ऐसी जेनेटिक बीमारी जिसमें आपके किडनी के अंदर छोटे छोटे सिस्ट क्रिएट होता है जिसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो इसके कारण भी क्रॉनिक किडनी डिसीज हो सकता है। अगर आप लंबे समय के लिए एनसेड्स को यूज करेंगे, टॉक्सिन से एक्सपोज हो जाएंगे, तो भी आपकी किडनी परमानेंटली डैमेज हो सकती है। सो दीज आर दी ऑल कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर। अब इसका पैथोजेनेसिस, पहली चीज, सबसे बड़ा प्रॉब्लम डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर है। इसके कारण आपके नेफ्रॉन धीरे धीरे करके अपने फंक्शन को लॉस करने लगता है। इससे कॉम्पनसेटरी हाइपर फिल्ट्रेशन शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी फिल्ट्रेशन करना नहीं रुकेगी, वो फिल्ट्रेशन करने के लिए, अपने आप को होम्योस्टेसिस मेंटेन रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर करने की कोशिश करेगी बाय यूजिंग रिमेनिंग नेफ्रॉन्स। मतलब पहले आपके पास 10 नेफ्रॉन थे, 8 डैमेज हो गए, ये 8 लोगों का काम 2 नेफ्रॉन के ऊपर आ जाता है। अब जो काम बढ़ा है इसके कारण धीरे धीरे करके जो बचे हुए नेफ्रॉन जो है वो भी डैमेज होने लगते हैं। तो प्रोग्रेसिवली
आपकी किडनी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को डिक्रीज कर देती है एंड यूरेमिक टॉक्सिन्स की लेवल को बढ़ा देती है। यूरिक एसिड की लेवल बॉडी के अंदर बढ़ने लगती है एंड एंड स्टेज फाइनली आपकी किडनी जो है वो खराब हो जाती है। सो दिस इज द पैथोजेनेसिस ऑफ क्रॉनिक किडनी फेलियर। अब इसके सिम्टम्स क्या है? फटीग आता है, थकान आती है, वीकनेस होती है, आपके लेग्स में फेस में स्वेलिंग आने लगती है ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन, नौशिया होता है, आपकी भूख मरने लगती है, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है, आपकी स्किन जो है वो पेल हो जाती है ड्यू टू एनीमिया एंड बोन पेन, आपके बोन्स जो है वो इन्फ्लेम होने लगते हैं ड्यू टू लो लेवल ऑफ कैल्शियम। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है? तो कॉम्प्लिकेशंस है एनीमिया बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एरिथ्रोपोएटिन। अगर आपकी किडनी इरिथ्रोपोएटिन को नहीं बना रही है, अल्टीमेटली आरबीसी का प्रोडक्शन घटेगा एंड इट विल लीड्स टू एनीमिया। हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम की लेवल बढ़ेगी क्योंकि किडनी पोटेशियम को फिल्टर नहीं कर रही। बोन डिसीज, क्योंकि कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन जो है वो कहीं ना कहीं पे आपके बॉडी में अफेक्ट हुआ है, जिसके कारण आपको रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। फ्लूइड ओवरलोड, आपको हार्ट फेलियर होने के चांसेस है। यूरेमिक एनसेफेलोपैथी, यूरिक एसिड की लेवल बॉडी में बढ़ने के कारण आपका ब्रेन जो है वो इन्फ्लेम होने लगेगा, उसके अंदर पेन सेंसेशन क्रिएट होगी। सो दिस ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कंजेस्टिव और क्रॉनिक रेनल फेलियर। अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे? पहले तो ब्लड प्रेशर एंड शुगर लेवल को मैनेज करना है, सॉल्ट इनटेक को कम करना है, प्रोटीन्स पोटेशियम डाइट को थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन जैसे हमें डॉक्टर बताते हैं उस तरीके से कंज्यूम करना है। फॉस्फेट बाइंडर्स, विटामिन डी सप्लीमेंट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। एरिथ्रोपोएटिन का इंजेक्शन लेना होगा टू ट्रीट एनीमिया एंड डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट इन केस ऑफ एंड स्टेज रीनल डिसीज, जहाँ पे आपकी किडनी में भी परमानेंटली फेल हुई है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनके थ्रू आप क्रॉनिक किडनी फेलियर को ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने टोटल 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। रिमेनिंग 7 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। आज की वीडियो में जितना भी हमने कवर किया है उसको अच्छे से पढ़िए, समझ लीजिए कि एग्जैक्टली पैथोफिजियोलॉजी में क्या क्या पॉइंट्स हमें समझने चाहिए। एटियोलॉजी मतलब कॉज क्या होता है, क्या उसके पीछे फैक्टर्स है। पैथोजेनेसिस वो प्रोसेस शुरू कैसे होती है, टाइप्स क्या है, उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, सिम्टम्स क्या है, ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हमने कैंसर को कवर किया है, अलॉन्ग विद दैट क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के बारे में बात की है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।